हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीटीपी का प्रीवियस ईयर कवर करा रही हूँ। तो आज हम 21 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विकास डैश है। एक यामी, दूसरा एक देशीय, तीसरा बदलाव किया जा सकता, चौथा अनुवांशिक द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है। तो विकास क्या है? विकास जो होता है हमारा जीवन से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। इसमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन आता है। विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। तो इसका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा, में बदलाव किया जा सकता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास में बदलाव किया जा सकता है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर देखते हैं निम्नलिखित इनमें से कौन पूर्णतः अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित है? अनुवांशिकता क्या होता है? जो हमारे माता पिता द्वारा गुण धर्मों को प्राप्त होता है वो अनुवांशिकता होता है। तो मृत्यु का चयन, आँखों का रंग, शैक्षिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आँखों का रंग। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? पहला परिपक्वता, दूसरा निष्क्रिय समाजीकरण, तीसरा प्राथमिक समाजीकरण, चौथा द्वितीय समाजीकरण। तो पहला समाजीकरण वो होता है जिसमें हम अपने घर की सभ्यता संस्कृति को सीखते हैं, जहाँ हमें बात करना सिखाया जाता है। तो वो हमारा प्राथमिक संस्था हो जाता है। और विद्यालय जहाँ हमें अलग अलग तरह के दोस्त मिलते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग अलग चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, तो वो हमारा द्वितीय समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, कानून और आदेश पालक अभिन्यास, सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार अभिन्यास। तो इसको जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास कहा जाएगा। इसमें बच्चा अपना तारीफ पाने के लिए कोई भी कार्य करता है जैसे उसको तारीफ मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे सिद्धांत ने वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, संगठन। तो ये कहलाएगा हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? पहला व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, दूसरा स्कीमा, तीसरा अग्री संगठन और संवेदी मुद्रा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 स्कीमा। जब भी हम कोई ज्ञान को सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग में आ जाता है और उसको हम फिर नए ज्ञान के साथ जोड़ के रखते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्कीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बताती है। निम्नलिखित में कौन सा इसका समर्थन करता है? पहला सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दूसरा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, चौथा BF स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? पार का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज़ को सिखाने के लिए बच्चे को उसका हेल्प करते हैं तो वो पार कहलाता है, यानी स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो हमारा पहला दिया हुआ है जो वो है अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन, दूसरा रटना, तीसरा इशारा एवं संकेत, चौथा सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छा उदाहरण नहीं। रटना, कभी भी रटना जो है हमारा सही उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन, दूसरा सामूहिक सहयोगिता, तीसरा वेदन एवं दोहन, चौथा प्रयोगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा वेदन एवं दोहन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें विद्यार्थी न तो प्रयोग करता है, नहीं यह बता सकता है कि क्या होगा, नहीं खोज कर पाता है और नहीं निष्कर्ष निकाल पाता है। तो इसके लिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? वेदन और दोहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट साधन संक्रिया के पद के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन, दूसरा एल्फ्रेड बिनेट, तीसरा थ्यूआर्ट साइमन, चौथा हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हार्वर्ड गार्डनर के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? पहला संकलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा संरचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा एक आयामी मूल्यांकन, चौथा मानवकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। इसमें तर्क भी किया जाता है, खोज एवं निष्कर्ष भी निकाला जाता है, तो ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? तो निजी संवाद जो होता है उसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों की आत्मकेंद्रिता का घोतक है, दूसरा बच्चों में क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, तीसरा जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है, चौथा यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़की को गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़की को नीले कपड़े एवं कार से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? तो ये जो है हमारा जनरल स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, जिसमें सोसाइटी हमारे लिए क्या सही है और लड़की के लिए क्या सही है और लड़कियों के लिए क्या सही है, ये कार्य में बांट दिया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चे के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो हाँ, पहला सही है हमारा, शिक्षा असफल हो जाता है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः स्थापित करें, ये बात सही है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? पहला, कक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, तीसरा छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, तीसरा अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, चौथा अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील रहते हैं। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में अध्यापिका विभिन्न जाति के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशन वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? पहला, अपनी उन अवधारणा और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चे के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, दूसरा, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, तीसरा, संस्था में समानता के मूल संस्कृति पर बल देके, चौथा, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूलन बना लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, यानी जिसको दिखाई नहीं देता है, देखने में उसको दिक्कत है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? पहला, विविध प्रकार के दिशानात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, दूसरा, मुद्रित पुस्तक उपलब्ध कराकर, तीसरा, त्रिमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधन का प्रावधान करके, छोटी मुद्रा वाले कार्ड शीट प्रदान करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में सोचती है। इनमें में किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति? नहीं, मानसिक क्षति होगी तो वो अलग अलग तरीके से सोच ही नहीं सकती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है कम परिज्ञानता, ये भी गलत हो जाएगा। अभिसारी सोच और अपसारी सोच बचता है हमारे पास दो ऑप्शन बचता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच। अपसारी सोच के द्वारा वो अलग अलग तरीक़ों से सोच सकती है।
अगला क्वेश्चन है राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी अक्षर में भ्रमित होता है, यह किसके लक्षण है? तो ये डिसलेक्सिया के लक्षण है। ऑप्शन 1 है पाठन विकल्प, दूसरा है स्वलीनता क्रम विकार, तीसरा शैक्षिक असहायता, चौथा है लेखन विकल्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पाठन विकल्प। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? पहला व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, चौथा मानवकृत निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा पहला व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, समावेशी कक्षा में लक्ष्य होना चाहिए और सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। सभी बच्चे एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस प्रकार समझा जाता है? पहला निष्क्रिय प्राणी के रूप में, नहीं, संरचनावादी कक्षा में निष्क्रिय प्राणी के रूप में नहीं समझा जाता। छोटे वयस्क के रूप में नहीं, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें समय सभ्य बनाने की ज़रूरत है, ये भी नहीं। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए, ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो असफलता के लिए ये असफलता पूछ रहा है हमारा। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है, गलत अनुवांशिक दोष के लिए नहीं किया जा सकता है। बच्चों की सफलता कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदाय अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन तथा अभ्यास द्वारा, दूसरा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, तीसरा विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, चौथा अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विषय वस्तुओं का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ते हुए गणित के संप्रदाय के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। अधिगम के स्थानांतरण और विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करना, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्र के बोझ को बताएगा, छात्र में भ्रांतियाँ को बढ़ावा देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा वे जानकारी किस स्मृति को संगठित होती है? किस स्मृति को संगठित होती है? पहला बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, दूसरा धूल कपड़े की तरह की प्रक्रिया, चौथा 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ऑप्शन है अल्प अवधि स्मृति, दूसरा दीर्घ अवधि स्मृति, तीसरा संवेदिक, चौथा कार्यकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ अवधि स्मृति। दीर्घ अवधि स्मृति के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटि को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। चौथा, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक एवं संतोषजनक है? पहला आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषय अभिप्रेरणा, तीसरा बाह्य अभिप्रेरणा, चौथा स्थित विषय अभिप्रेरणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाएं उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सा संबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उसकी स्वयं की क्षमता पर किस प्रकार प्रभाव नहीं डालती है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित कर उन्हें निष्क्रिय रहकर। तीसरा, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय समय पर फीडबैक देकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती। विद्यालय की पाठचर्या विषय वस्तु में कटौती, लचीलापन में वृद्धि और रटंत अधिगम को महत्व, ये तो नहीं होगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।